तो आज का जो टॉपिक है हमारा संकुलन क्षमता, ठीक है। तो इसमें संकुलन क्षमता क्या होता है कि कोई भी क्रिस्टल जालक, हमें मालूम है कि कोई भी क्रिस्टल जालक जो होता है वो छोटे छोटे अवयवी कणों से मिलकर के बना होता है। तो कोई भी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन उसका संकुलन क्षमता कहलाता है। तो हमें ये मालूम है कि कोई भी क्रिस्टल जालक, जैसे इस प्रकार का क्रिस्टल जालक होगा तो उसके अवयवी कण कुल आयतन का कितना आयतन घेर ले रहे हैं उसी को ही हम क्या कहेंगे, संकुलन क्षमता। ये इसी प्रकार है, जैसे कि आप देखिए, जैसे कि आपको मालूम है कि जब आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होता है तो उसमें आपके कुल परसेंटेज कितने होते हैं। तो हाई स्कूल में कुल टोटल परसेंट नंबर जो होते हैं वो कुल विषय के 600 होते हैं। और 600 में आपको मिले कितने, 600 में आपको कितने मिले, तो जो जितने भी मिले होंगे, ठीक है, तो वो उसको ऊपर रख देते हैं। तो उसको रख दिया, मान लो 400 मिले एक व्यक्ति को, ठीक है, 400 और गुणा 60 कर देते हैं। तो क्या टोटल, यानी 600 में आपको 400 मिले और 100 का गुणा करके आप परसेंटेज अपना निकाल लेते हो। उसी प्रकार आप देखोगे क्या कि जो ये चित्र बना हुआ है, इस चित्र में क्या है, ठीक है, इस चित्र में आप देखोगे क्या, ये वाला चित्र बना हुआ है, इसमें देख क्या रहे हो कि टोटल आयतन कितना है इस क्रिस्टल का, कुल आयतन जो होगा वो कुछ होगा अपना, और उसमें कुछ खाली जगह आप दिख रही है ना, खाली जगह, ठीक, और कुछ भरी दिख रही है। तो टोटल जगह में कितनी जगह अवयवी कणों द्वारा भर गई है, टोटल जगह में कितनी जगह अवयवी कणों द्वारा भर गई है, उसी को ही हम संकुलन क्षमता कहेंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो संकुलन क्षमता का अगर हम सूत्र निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, संकुलन क्षमता बराबर ठीक है, क्रिस्टल जालक का कुल आयतन, क्रिस्टल जालक का कुल आयतन, ठीक है, क्रिस्टल जालक का कुल आयतन मतलब टोटल क्रिस्टल जालक का आयतन कितना है उसको नीचे रखेंगे, और ऊपर कितना रखेंगे, ऊपर क्या रखेंगे, तो ऊपर अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। टोटल आयतन कितना था क्रिस्टल जालक का, उसमें से अवयवी कणों ने कितना आयतन घेर लिया उसको ऊपर रख देंगे, ठीक है। तो ऊपर लिखोगे अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन, और इसमें 100 का गुणा कर देंगे। ऐसे तो परसेंटेज निकालते हैं, अरे भाई आप जो अपने कॉलेज में जो अपना परसेंटेज निकालते हो वो इसी तरीके निकालते थे। टोटल नंबर कितने हैं, उसमें से मिले कितने नंबर हैं, गुणा 100 का कर देते, तभी तो परसेंट निकल रहा। ऐसे ही बिल्कुल इसमें करना है कि जो क्रिस्टल का कुल आयतन कितना है, क्रिस्टल का कुल आयतन कितना है, उसमें से अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन कितना है, यानी अवयवी कणों द्वारा कितना आयतन घेर लिया गया, ठीक है, और 100 का गुणा कर देंगे। तो वही क्या निकल आएगी, संकुलन क्षमता, ठीक है। इसको अंग्रेजी में पीई से प्रदर्शित करते हैं, पीई, ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। तो पी बराबर ये हो जाएगा, ठीक, ये सूत्र आपका एक मिल जाएगा। इसके अलावा देखो, बात समझना, अब क्या होगा, हमने आपको ये बताया था, इसके अलावा इस सूत्र को और बदलते हैं। हमने आपको बताया था कि जो क्रिस्टल होते हैं, ठीक है, या एकक वाले कोष्टिका जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के आपको बताया था कि नहीं। तो एक सबसे पहला कौन सा होता था, सबसे पहला एक होता है आपका सिंपल वाला SCC, ठीक, फिर उसके बाद BCC, इसके बाद FCC और उसके बाद ECC। 4 प्रकार के हमने बताए थे आपको क्रिस्टल, ठीक है, या एक क्रिस्टल 4 प्रकार बताए थे। अब इसमें प्रभावी कणों की संख्या कितनी होती थी पहले वाले में, SCC में, तो SCC में कितनी होती थी, 1 भाई SCC, नहीं, SCC ये होती थी सिंपल वाली, देखो ये सिंपल वाली है ना। तो इसमें प्रभावी कणों की संख्या कितनी होती थी, एक कोने, टोटल 8 कोने होते थे, 8 में एक कोने पे प्रभावी कितना कण होता था, 1/8। तो इसमें प्रभावी कणों की संख्या 1। BCC में प्रभावी कणों की संख्या कितनी होती थी, तो 8 कोने पे, तो 8 की जगह 1 आया, 1 और प्लस 1 अंदर होता था, यानी इसकी प्रभावी कणों की संख्या 2। इसमें प्रभावी कणों की संख्या कितनी होती थी, तो कोनों पर 8, उसका तो एक ही हो जाएगा, और एक फेस पे हो जाएगा इधर उधर, तो 3 फेस हो जाएंगे, तो 3 उधर हो जाएंगे, तो किसका कितना हो जाएगा, 4। इसमें प्रभावी कणों की संख्या कितनी होती है ECC में, इसमें 2 ही होती है, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो सिंपल क्यूबिक सेल होती है उसमें प्रभावी कणों की संख्या 1, इसके बाद दूसरी कौन सी है, BCC में प्रभावी कणों की संख्या 2, इसके बाद FCC में प्रभावी कणों की संख्या 4, इसके बाद ECC में प्रभावी कणों की संख्या 2। तो यहाँ पे आप देख क्या रहे हो कि SCC जो है इसमें प्रभावी कणों की संख्या 1 ही है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावी कणों की संख्या कितनी है, FCC में। बात समझना ध्यान से। तो यहाँ पे आप 2 चित्र पहले देखो,
एक चित्र आप ये वाला देखो, ये वाला, ठीक। SCC में जो प्रभावी कण है वो कम है ना, एक ही तो है प्रभावी कण। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके द्वारा जो इसमें जो प्रभावी कणों द्वारा जो कुल आयतन का घेरा गया क्षेत्रफल है या आयतन है वो क्या होगा, कम होगा। और जबकि हम बात करेंगे अगर इसकी, आपका ये कौन सा है, हाँ ये FCC में देखो इसका चित्र ये बना हुआ है, इसका चित्र ये बना हुआ है। तो देखो कोने कोने पर तो ये तुम्हारा सिंपल क्यूबिक सेलोई हो गया और साथ ही साथ इनके सिरों पर भी होगा। तो इसमें जो कुल घेरा गया आयतन है वो ज़्यादा होगा। बात नहीं समझ पा रहे हो? बात ये समझना, SCC में कुल प्रभावी अवयवी कण एक ही है और इसमें 4 है प्रभावी अवयवी कण, ठीक है। तो अब इतना ऐसे इसको ऐसे समझ सकते हो, इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे एक रूम है, एक कमरा है उतना ही बड़ा और दोनों बराबर बराबर कमरे हैं। एक कमरे में उतनी ही जगह में एक लोग रहता है और दूसरे कमरे में 4 लोग रहते हैं। एक कमरे में एक लोग रहता है, दूसरे कमरे में 4 लोग। तो जिसमें 4 लोग रहते हैं वो ज़्यादा जगह घेरेंगे उस कमरे, वो ज़्यादा भरा हुआ दिखेगा। जबकि जिसमें एक लोग रहता है वो कम भरा हुआ, वो ज़्यादा खाली दिखेगा। तो इफिशियंसी अगर देखे जाए, संकुलन क्षमता अगर देखे, इसी प्रकार यहाँ पे इसमें जगह तो उतनी है लेकिन उतनी जगह में 4 लोग रह रहे हैं और उसमें कितने रह रहे हैं, 1 लोग। तो इफिशियंसी अगर निकालेंगे तो इसकी ज़्यादा निकलनी चाहिए, संकुलन क्षमता इसकी ज़्यादा निकलनी, क्योंकि संकुलन क्षमता होती क्या है कि क्रिस्टल जालक का कुल क्षेत्रफल और उसमें से अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन। तो यहाँ अवयवी कण जब ज़्यादा है तो इसके द्वारा घेरा गया आयतन ज़्यादा होगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अभी हम निकाल के इसको देखते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, इसके बाद देखो अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन, इसमें क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिख सकते हैं प्रभावी अवयवी कण, अवयवी कणों की संख्या गुणा एक कण का क्षेत्रफल, सॉरी एक कण का आयतन बटे, तो बटे तो आपका वही चल रहा है क्रिस्टल जालक का कुल आयतन, क्रिस्टल जालक का कुल आयतन। इसका मतलब समझ पाए, अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन, उसको हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों लिख सकते हैं इसको समझ लो। इसका मतलब क्या है, प्रभावी कणों की संख्या, मतलब कुल कण कितने हैं और एक कण का अगर आयतन पता चल जाए तो कुल कणों का आयतन तुम नहीं निकाल पाओगे। ये कुल कणों की संख्या मान लो, इसमें कणों की संख्या 4 है, एक कण का आयतन पता है तो 4 में उसका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा ना उसका कुल कणों का आयतन, ठीक। अब देखो प्रभावी कणों, जो प्रभावी अवयवी कणों की संख्या है इसको Z से प्रदर्शित करते हैं, कहाँ से प्रदर्शित करते हैं, Z से, ठीक है। इसको प्रभावी अवयवी कणों को कहाँ से प्रदर्शित करते हैं, Z से, गुणा एक कण का आयतन। एक कण का आयतन जो होगा, मान लो समझिए ये मान लो आपका इस तरीके से हमने बना दिया, ठीक है। यहाँ पे आपके कोने पे एक ये कण उपस्थित है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक कण का आयतन हम मान लेते हैं इस कण का, ठीक है। ये तुम्हारा गोला होगा, तो इसका अगर आयतन की बात करें तो एक गोले के आयतन क्या होता है, 4/3 πr3। और यानी एक जो तुम्हारा अवयवी कण है उसकी त्रिज्या कितनी है, r, तो इसका आयतन कितना होगा, 4/3 πr3। यही तो होता है। अरे भाई जी, जो एक गोला आपको दिख रहा है अवयवी कण, इसका आयतन ये नहीं हो सकता, क्योंकि गोला है, गोले का आयतन ये तो होता है 4/3 πr3। और संख्या ये Z क्या है, Z उनकी प्रभावी संख्या है, ठीक। बटे देखो क्या है, नीचे आप क्या देख रहे हो, क्रिस्टल जालक का कुल आयतन, क्रिस्टल जालक का कुल आयतन। तो मान लेते हैं इस क्रिस्टल जालक का जो यहाँ से यहाँ तक की एक भुजा है उसकी लंबाई क्या है, A, क्या है, A। तो यहाँ पे अगर इसका तुम निकालोगे आयतन किसका, क्यूब का, तो क्यूब का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, हाँ भुजा क्यूब होता है ना। अब भुजा क्या है, A, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, A क्यूब। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्या हो जाएगा, A क्यूब। तो यहाँ पे जो सूत्र आपका निकलेगा PE बराबर Z गुणा 4/3 πr3, जहाँ R त्रिज्या है, किसकी त्रिज्या, अवयवी कण की, A क्या है, तो भुजा है, किसका भुजा है, क्रिस्टल जालक की, ठीक है। तो ये PE बराबर जो सूत्र निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, PE बराबर Z गुणा 4/3 πr3 बटे, ठीक है, बटे A क्यूब। क्लियर, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ये जो है संकुलन क्षमता का सूत्र निकल आएगा। अब हम क्या करेंगे, जो तुम्हारी SCC है, फिर उसके बाद BCC है, फिर FCC है, इनकी हम संकुलन क्षमता निकालेंगे कि कितने % होती है इस सूत्र की सहायता से, ठीक है। क्लियर, तो इसको जल्दी से नोट करो।
हाँ, अब हम निकालेंगे SCC के संकुलन क्षमता। तो हमें मालूम है कि SCC जो होता है वो इस तरीके से बनता है, ठीक। लेकिन वास्तव में जो SCC होता है वो इस तरीके का नहीं होता। ये कण, अवयवी कण जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं और एकदम एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, जैसा एक चित्र में दिख रहा है, ठीक है। तो होता क्या है, अब हम बात करेंगे जैसे कि ये आपका जो कण आपका दिख रहा है, ये वाला अवयवी कण, ठीक है। तो ये वाला अवयवी कण एक इसके बहुत करीब होगा, ऐसे ऐसे बड़े बड़े होते हैं, तो ये इसके बहुत करीब होगा, ये इसके बहुत करीब होगा, हो गया कि नहीं, एक दूसरे के टच में आएंगे, ठीक। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसा इस चित्र में आप देख सकते हो, इस चित्र में देख रहे हो ना, ये एक दूसरे के बहुत बड़े करीब करीब है ना। बात समझ पा रहे हो ना, ठीक। अब देखो, हमें मालूम है कि इसकी एक ये भुजा, ये जो भुजा है ये वाली, ठीक है, वो ए है, ये भुजा क्या है, ए है। और हमें ये भी पता है कि ये जो अवयवी कण है इस गोले की त्रिज्या क्या है, आर, क्या है, आर। तो इन गोलों को अगर हम इधर बनाएं तो ये ऐसे बनेंगे, इस तरीके से टच करते हुए, ठीक, ऐसे बनेंगे कि नहीं, बताओ। ये गोले हैं, ये इनको अगर इधर बनाए तो इस तरह से टच करते हुए बनेंगे। इनका केंद्र जो होगा वो ऐसे होगा, ये केंद्र है, और इसी केंद्र को जब आप मिला रहे हो, इसी केंद्र को मिला रहे हो, तभी तो आपको ये वाली भुजा मिल रही है। और इसी टोटल भुजा को आपने क्या नाम दिया, ए, इसी को नाम तो आपने ए दिया है, बताओ, ठीक, इसी को नाम आपने ए दिया है। और जो ये वाली भुजा आपको दिख रही है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या, गोले की त्रिज्या, तो ये क्या है, आर है। ये वाली भुजा जो आपको दिख रही है ये आर है, और ये वाली भी आर है। तो यहाँ से ए और आर के बीच अगर संबंध निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, ए बराबर 2r, क्या निकल के आएगा, ए बराबर 2r निकल के आएगा कि नहीं, श्योर है ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, SCC की PE यानी संकुलन क्षमता निकालनी है। तो ये सूत्र की सहायता से SCC की हम संकुलन क्षमता निकालेंगे। कैसे, लिख देखो इधर। तो PE बराबर हमें पता है क्या होता है, PE बराबर यानी संकुलन क्षमता बराबर क्या होता है, तो Z क्या होता है, प्रभावी अवयवी कण गुणा 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, और पूरे के बटे a क्यूब होता है कि नहीं, पूरे के बटे a क्यूब, ठीक है, यही तो होता है। अच्छा, एक परसेंटेज में बदलना तो 100 का गुणा वो करना पड़ेगा, 100 का गुणा वो करना, परसेंटेज में बदलना है ना हमको, तो गुणा 100%, इसको से लिखते हैं। तो यहाँ भी 100 का आपको गुणा करना पड़ा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो मान रखेंगे, तो जो SCC होता है उसमें प्रभावी कणों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे Z बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्लियर। अच्छा, तो रख दो उसको, यहाँ पे प्रभावी कणों की संख्या कितनी होती है, 1, तो 1 लिख दिया। फिर इसके बाद 4/3 पाई r क्यूब ऐसे ही लिख दिया, बटे ए क्या है, ए तो आपको मालूम है, ये जो पूरा क्रिस्टल आपको दिख रहा है, या ये कह सकते हैं अवयवी कण जो आपको दिख रहा, सॉरी एकक कोष्टिका जो आपको दिख रही है, इसका क्षेत्रफल टोटल। तो यहाँ a क्यूब है और हमने संबंध निकाला a बराबर 2r निकाला, तो यहाँ से उठा करके हम मान रख देंगे a का, क्या है 2r, तो इसकी जगह रख देंगे 2r क्यूब, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से इसको और सॉल्व करेंगे और गुणा परसेंटेज 100 लिख देंगे, प्रतिशत, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे आसानी से। तो जब सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 गुणा 4/3 पाई r क्यूब, और इसको करेंगे नीचे तो आ जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूना 8, ये नीचे आ जाएगा 8 और ये हो जाएगा r क्यूब, हो जाएगा कि नहीं, और गुणा 100%, ठीक है। r क्यूब से r क्यूब जो आपका कट जाएगा, ये r क्यूब से r क्यूब आपका कट जाएगा, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा मान, 1 गुणा 4/3, पाई का मान क्या होता है 3.14, 3.14 और बटे पूरे के 8 गुणा हो गया 100%। इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका जो मान आएगा वो आएगा 52.36%, कितना आएगा, तो 52.36, यानी PE बराबर आएगा 52.36%। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो बात करें अगर हम किसकी, SCC की, तो SCC की संकुलन क्षमता कितनी होती है, 52.36%, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि जो SCC होती है उसकी संकुलन क्षमता कितनी होती है, 52.36%। मतलब ये हुआ अगर टोटल SCC की बात करें, अगर टोटल उसका आयतन, किसका आयतन, SCC का टोटल आयतन 100% है, तो उसमें से 52% में अवयवी कण भरे हुए हैं, जबकि 48 कुछ % जो होगा वो आपका खाली होगा, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से।
तो अब हम निकालेंगे FCC की संकुलन क्षमता, ठीक है। इसके SCC की संकुलन क्षमता हमने निकाली तो 52.36% निकल आई, ठीक है। अब निकालेंगे FCC की संकुलन क्षमता। FCC क्या होता है? तो FCC में हमें पता है कि कोने पर 8 होते हैं और जो आपके फलक होते हैं उन पे एक एक होता है। तो ये एक आगे वाला फलक इस पे एक होगा, ठीक है, कि नीचे वाला फलक एक इसके केंद्र पे होगा, एक ऊपर वाला फलक इस पे अभिविकर्ण होगा, एक इधर एक इधर, एक आगे एक पीछे, होगा कि नहीं? देखो इस तरीके से होता है, जैसा चित्र आप में दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें देखो जैसे दिख रहा है आपको, अगर देखेंगे तो इस तरीके को आपको दिखेगा, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी एक फलक पे आधा और एक कोने पे 1/8वां हिस्सा, ठीक, 1/8वां हिस्सा। तो इसका अगर चित्र हम आपको बना के दिखाएं तो हम मान लेते हैं ये वाली, इसकी ये वाली परत ले लेते हैं, ये वाली, ठीक है। तो इसमें अगर हम इसको लेंगे तो मान लेते हैं ये वाले जो कोना है ये वाला, इसको हम मान लेते हैं ए, क्या मान लेते हैं? ए, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं बी, इस वाले कोने को बी, और इसको हम मान लेते हैं सी, ठीक। और इसको अगर मिलाएं, इधर देखो आप ध्यान से, इसको अगर हम मिलाएं तो ऐसे इस तरीके से इसके केंद्र को इसके केंद्र से यहाँ से मिलाएं और इसको यहाँ से ऐसे मिलाएं, ठीक, मिला दिया जाए सीधी रेखा से, तो ये वास्तव में क्या बनेगा? एक त्रिभुज बन जाएगा। अलग से हम इसको बना के आपको दिखाते हैं ताकि अच्छे समझ में आए। इधर देखो इस तरफ, इसको ये ऐसा बनेगा, देखो आप ऐसे, इस तरीके से और इस तरीके से, ऐसा तो बना हुआ है। और यहाँ पे एक अभिविकर्ण है, देखो यहाँ पे एक ये ऊपर अभिविकर्ण है, उसको बना देते हैं, ये ऊपर अभिविकर्ण है, ठीक। एक ये नीचे अभिविकर्ण है, कौन सा? ये वाला। एक ये बीच में अभिविकर्ण है, तो बीच में जो आपका अभिविकर्ण बनेगा वास्तव में ये एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, ठीक है, इतने बड़े गोले हैं, ठीक है। इसमें देखो टच कर रहे हैं, चित्र में देखो टच कर रहे हैं, ये वाले एक दूसरे टच कर रहे हैं ना। इसी तरीके से ये भी आप एक दूसरे को टच कर रहे होंगे और एक यहाँ नीचे गोला होगा, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इस पॉइंट को हमने मान लिया ए, इस वाले गोले को मान लिया हमने ए, देखो ऊपर वाले को माना ए, तो इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे। क्लियर? यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो एक चीज़ समझो, ये जो भुजा होती है इसकी जो भुजा है, इसको हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो भुजा होती है इसको हम क्या मानते हैं? ए मानते हैं। क्लियर? इसको ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक ये जो भुजा ये तो ए होती है, भाई ये नहीं समझ पा रही, यही तो भुजा हमने ली है, तो ये ए हो जाएगी, ठीक। अच्छा, अब इस गोले की त्रिज्या कितनी हम माने हैं? आर, तो यानी यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या होगी ये वाली, ये आर होगी, ये वाली भी यहाँ से यहाँ तक आर होगी, ये वाली भी यहाँ से यहाँ तक आर होगी। क्लियर? समझ पा रहे हो कि नहीं? और ये वाली भी यहाँ से यहाँ तक आर होगी, ठीक। तो अगर आर 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 जोड़े तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितनी आ जाएगी? 4 आर आ जाएगी। यहाँ से यहाँ तक अगर हम टोटल देखेंगे इस जगह तक 4 आर आ जाएगी। क्लियर? बात तो समझ पा रही होगी कि नहीं? समझ पा रहे हो ना इतनी? अब अगर हम कहें यहाँ से तो ठीक है, ये तो 4 आर आ गए, लेकिन अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में हमें मालूम है पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे पाइथागोरस अगर प्रमेय हम लगाएंगे, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से अगर ये भुजा को निकालें, किसको? ए बी को निकालें, तो हमें मालूम है ये ए बी क्या है? कर्ण। तो कर्ण यानी ए बी का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर ये क्या हो गया? लंब मान लेते हो, ठीक है। तो लंब क्या हो गया? ए सी का स्क्वायर प्लस इसको निकालेंगे तो बी सी का स्क्वायर हो जाए कि नहीं? आधा स्क्वायर। अगर ए बी यहाँ से आप निकालोगे तो ए बी बराबर ए सी क्या है आपका? तो ए सी क्या है? ए है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी सी क्या है? तो ये भी ए है, तो ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा। और ए बी इसका स्क्वायर निकाल लो ना, तो स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या चला जाएगा? रूट। तो ये हो जाएगा रूट के अंदर। इतना क्लियर? और निकालेंगे तो ए बी बराबर, तो ए बी बराबर आ जाएगा 2 रूट ए स्क्वायर, आ जाएगा कि नहीं? और निकालेंगे तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा? ए बी बराबर आपका आ जाएगा √2 ए, आ जाएगा कि नहीं? भाई स्क्वायर है वो रूट से बाहर हो जाएगा। तो यहाँ ए बी बराबर जो आपको निकल के आया पाइथागोरस प्रमेय से, वो क्या निकल के आया? √2 ए निकल के आया कि नहीं? लेकिन यहाँ पे दूसरा एक और तो देख रहे हो आप, त्रिज्या से अगर निकालोगे, त्रिज्या से, ये तो पाइथागोरस प्रमेय से है, अगर आप त्रिज्या से निकालोगे, त्रिज्या से, किसकी त्रिज्या से? अभिविकर्णों की त्रिज्या से, तो कितनी दूरी निकल रही है? तो त्रिज्या से कितनी निकल रही है? तो ए बी बराबर 4 आर निकल रही है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये भी ए बी बराबर, ये भी ए बी बराबर, तो दोनों बराबर होंगी कि नहीं आपस में? इसको समीकरण आप 1 मान लो,
इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ए और आर में संबंध निकल आएगा, 1 और 2 से, 1 व 2 से निकालेंगे तो क्या संबंध निकल के आ जाएगा, √2a बराबर 4r। बताओ आ जाएगा ऐसा कि नहीं? अरे भाई ये भी देखो, इसका LHS और इसका LHS ये दोनों आपस में बराबर होगा, RHS बराबर है, तो इसका मतलब 4r बराबर ये √2a नहीं आ जाएगा। बात समझ पा रहा कि नहीं? ठीक, तो वही हमने काम कर दिया। तो यहाँ से अगर a बराबर आप निकालोगे तो a बराबर आ जाएगा 4r बटे √2। अब बस यही संबंध हमें याद रखना है, ठीक है। सॉरी कट गया ये, तो 4r क्या बताओ, सॉल्व करना। 4r बराबर a बराबर 4r अपॉन √2, ये संबंध हमें निकल के आ गया और इसी को हमें याद रखना। अब आगे हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या, संकुलन क्षमता, ठीक है। तो हम संकुलन क्षमता का सूत्र लगा लेंगे, आसानी से निकाल लेंगे इसको, ठीक है। तो अब हमें निकालना संकुलन क्षमता, ठीक है। तो ये संबंध निकल के आ गया, a बराबर 4r अपॉन √2। तो संकुलन क्षमता क्या होता है, PE बराबर, सूत्र याद होगा सभी को, PE बराबर Z गुणा 4/3 पाई r क्यूब अपॉन a क्यूब, ठीक है, इंटू 100 कर दो, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब क्या करेंगे, हम निकाल किसका रहे, FCC का। FCC का Z का मान कितना होगा, तो 4 होता हमें पता है, तो इसको लिख देंगे 4 गुणा 4/3 पाई r क्यूब, ऐसे ही लिखा रहने देंगे। एक ही जगह आपका मान क्या लिखना है, तो एक ही जगह हमने मान निकाला है 4r बटे √2। क्या लिखना है, 4r बटे √2। तो एक ही जगह लिख दोगे 4 और r बटे √2 और पूरे का होल क्यूब और गुणा 100। बस हमें इसे सॉल्व करना है अब, ठीक है। तो देखो करेंगे थोड़ा सा सॉल्व इसको, तो ये तो आपका 4 आ जाएगा गुणा 4/3 चल रहा है, r पाई r क्यूब ऐसा ही रहेगा बटे, क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 4 4 को 16 चौको 64 आ जाएगा और ये हो जाएगा r क्यूब, ठीक है। और इसका करेंगे तो 2√2 आ जाएगा, है ना, 2√2। ये r क्यूब से r क्यूब फिर आपका कट जाएगा, ये r क्यूब से फिर r क्यूब आपका कट जाएगा, ठीक है। और गुणा आपका 100, तो ये बना ही रहेगा इंटू 100 और प्रतिशत, ठीक है। और इसे सॉल्व करेंगे तो ये देखो, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। यहाँ से इसको काट देंगे तो आ जाएगा 32, ठीक है। तो आपका जो इक्वेशन ये बन जाएगी, किस तरीके की बनेगी, 4 गुणा 4/3 पाई का मान रख देंगे 3.14, पूरे के बटे कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 32 बटे √2 और गुणा 100%। इसको आपको सॉल्व करना पूरा इक्वेशन। जब इसको आप पूरी सॉल्व करोगे तो जो टोटल मान निकल के आएगा वो कितना आएगा, 74%, ठीक है। कितना आ जाएगा, 74%। तो इसको आपको सॉल्व कर लेना है, आंसर कितना आएगा, 74%। तो यहाँ पे आपने देखा क्या कि SCC में जो संकुलन क्षमता निकल के आई थी, SCC की कितनी थी, 52.36%, और FCC की संकुलन क्षमता कितनी है, 74%। क्यों ज़्यादा है इसकी, क्योंकि इसकी अवयवी कणों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ एक ही अवयवी कण था तो कम जगह घेरेगा, और जिसके पास 4 अवयवी कण है तो ज़्यादा जगह घेरेगा, इसीलिए इसकी संकुलन क्षमता ज़्यादा है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आया होगा, इसको भी नोट करिए जल्दी से।